नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 65 लाख की डकैती पार्ट 3। बल्ले भाई, विमल प्रशंसात्मक स्वर में बोला। नई रीसा तेरिया। अब उसे लगने लगा था कि मायाराम कुछ कर गुजरेगा। वे दोनों एक रिक्शा पर सवार हो गए। रिक्शा आगे बढ़ा। एक फेरा बैंक के अंदर का भी होना चाहिए। एकाएक विमल बोला। क्या क्या कहा? मायाराम हड़बड़ाया। मैंने कहा हमें बैंक के भीतर के माहौल की भी खबर हो तो क्या हर्ज है। वो कैसे हो सकता है? इस वक्त नहीं। इस वक्त नहीं तो कब? दिन में किसी वक्त। क्या हाथ आएगा? शायद कुछ आए। ठीक है, तुम लगा देखना दिन में बैंक का एक फेरा। मैं? भाई, तुम्हारा आइडिया है, बेहतर है कि तुम्हें उस पर अमल करो। ठीक है, मैं मोड़ पर उतर जाऊंगा। मायाराम बोला। कल मैं तुमसे रकम लेने के लिए आऊंगा। करनैल सिंह की ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांग लेने की वजह से जरा गड़बड़ हो गई है, लेकिन उम्मीद है गुजारा हो जाएगा। अच्छा, विमल बोला। और भापा जी, अपने पैसे की चिंता मत लगा लेना, वह डूबने वाला नहीं है। तुम रहते कहाँ हो? ग्रैंड होटल में। क्यों? यूं ही पूछा था। असल में कहाँ के रहने वाले हो? जरा रोक की जवाना, वह रिक्शे वाले से बोला। मैं कल मिलूंगा तुमसे। वह रिक्शा रुकते ही नीचे उतर गया। विमल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर ख्याल बदल दिया। उसने मायाराम की ओर हाथ हिलाया। रिक्शा फिर चल पड़ा। मायाराम लंबी डग भरता सुनसान सड़क पर पैदल आगे बढ़ा चला जा रहा था। मेजर की यूनिफॉर्म पहने विमल ने बैंक में कदम रखा। वो यूनिफॉर्म उसको मायाराम के सदके ही हासिल हुई थी। मायाराम उसका कैसे इंतजाम कर सका था, इसकी उसे खबर नहीं थी। उस घड़ी 11:30 बजने को थे। वह मेन डोर के करीब ठिठका। उसकी निगाह पैन होती उस घड़ी व्यस्त बैंक के विशाल हॉल में फिरी। बाएं कोने में एक इकलौता कैबिन था, जिसका अग्रभाग खुला था और काउंटर नुमा था, और जिस पर एक साइन बोर्ड लटक रहा था। साइन बोर्ड पर लिखा था, मे आई हेल्प यू। विमल वहां पहुंचा। उसकी मेजर की वर्दी का क्लर्क पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। यस सर, वह अदब से बोला। लॉकर के बारे में पता करना था। विमल बोला। अवेलेबल है? जी हाँ। कौन सा साइज लेंगे? विमल ने कुछ क्षण विचार करने का अभिनय किया, फिर बोला। मीडियम अवेलेबल है। सालाना किराया 600 रुपये। ठीक है, क्या करना है? ये फॉर्म भरिए। क्लर्क ने उसे एक छपा हुआ फॉर्म थमाया। पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए होगी। लाया हूँ। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वो भी लाया हूँ। और बस सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। वो तो पहले से है, लोहगढ़ ब्रांच में। यहाँ ट्रांसफ़र करा लूँगा। फिर तो काम आसान है, बस फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भर के आपको देना होगा? नो सर, वो परे दूसरे सिरे पर सीढ़ियाँ देख रहे हैं, नीचे को जाती। जी हाँ, वहाँ बाजू में लॉकर्स का डीलिंग असिस्टेंट बैठता है। भरा फॉर्म लेकर उसके पास जाइएगा। ठीक, लेकिन मेरे को अलॉट होने वाला लॉकर मेरी चॉइस का चाहिए। चॉइस का? हाँ, वो बॉटम में नहीं होना चाहिए। डीलिंग असिस्टेंट को ऐसा बोलिएगा, वो आपको लॉकर्स चैम्बर में ले जाएगा और मीडियम साइज के अवेलेबल लॉकर्स की बाबत बताएगा। गुड, थैंक यू। यू आर वेलकम सर। विमल वहाँ से हटा और वापस प्रवेश द्वार के करीब पहुँचा, जहाँ की विजिटर्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट था। उसने वहाँ बैठकर फॉर्म भरा। फोटो उसके पास नहीं थी, होनी चाहिए थी। उसको सूझा तक नहीं था। आखिर लॉकर उसने सच में तो लेना नहीं था। फॉर्म हाथ में थामे आखिर वह अपने स्थान से उठा और लापरवाही से चलता निर्देशित सीढ़ियों के करीब पहुंचा, जो कि नीचे बेसमेंट में उतरती थी। उसने एक सावधान निगाह चारों तरफ दौड़ाई। खुद को किसी की निगाह का मरकज न पाया तो उसने सीढ़ियों पर कदम डाला। वह खामोशी से सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां एक चौड़े गलियारे में जाकर खत्म हुई, जिसके पहले सिरे पर वह वॉल्ट था, जो कि मायाराम का निशाना था। अब मजबूरन ही सही, उसका भी। मंत्र मधु भाव से उसने उस पर निगाह फिराई। तौबा, ये तो होने वाला काम नहीं जान पड़ता था। कैसे मायाराम को खुशफहमी थी कि वो उसे खोल सकता था। दानवाकार वॉल्ट का दरवाजा कोई 8 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा था। उसकी बंद पोजीशन से उसकी मोटाई का पता नहीं लग सकता था, लेकिन विमल का दिल गवाही देता था
कि वो 2.5-3 फुट भी होती तो कोई बड़ी बात ना होती। उस पर 5 फुट की ऊंचाई पर कोई 2 फुट व्यास का एक पहिया लगा हुआ था, जिसके नीचे एक रोटरी डायल था, जिस पर कोई कोड नंबर डायल करके पहिए को घुमाया जाता था, तो तब शायद वॉल्ट खुलता था। गलियारे में उसे 2 विशाल एग्जॉस्ट फैन लगे दिखाई दिए। दोनों उस घड़ी बंद थे, इसलिए उनके पीछे का डक्ट का अंदाजा किया जा सकता था, लेकिन ये नहीं जाना जा सकता था कि दूसरे सिरे पर वो कहाँ जाकर खुलते थे। दरवाजे के करीब एक मेज कुर्सी लगी हुई थी, जो कि उस घड़ी खाली थी। मेज के पीछे एक कुर्सी का होना सिद्ध करता था कि उस सिटिंग का इंतजाम विजिटर्स के लिए नहीं था। तो कोई गार्ड? एक कुर्सी तो वो भी सिर्फ एक, जो उस घड़ी वहां नहीं था। बहरहाल गार्ड की वहां मौजूदगी महज एक औपचारिकता थी, जो सिद्ध करती थी कि उन लोगों को अपने वॉल्ट के अभेद्य होने का कितना गुमान था। उसने आगे मेज की तरफ कदम बढ़ाया। खबरदार! एक कर्कश आवाज उसके कान में पड़ी। वह चिहुक कर वापस घूमा। पीछे एक वर्दीधारी गार्ड मौजूद था, जो रुमाल से हाथ पोंछ रहा था। जाहिर था कि वो कहीं टॉयलेट से लौटा था। फुर्ती से उसने अपनी वर्दी की बेल्ट के होल्स्टर में मौजूद गन को निकालकर हाथ में ले लिया। कौन हो? वह कड़क कर बोला। कस्टमर, अंदर से आंदोलित विमल प्रत्यक्षता सहज स्वर में बोला। कस्टमर हूँ, और कौन हूँ? यहाँ क्या कर रहे हो? लॉकर्स चैम्बर तलाश कर रहा हूँ। लॉकर्स चैम्बर? हाँ। विमल ने हाथ में थमा फॉर्म सामने लहराया। लॉकर हायर करना है ना? लॉकर यहाँ कहाँ है? भाई, तुम्हें मालूम हो, मैं तो तुम्हारे बैंक में पहली बार आया हूँ। मेरा मतलब है लॉकर यहाँ नहीं है। कमाल है। तो फिर ऊपर क्लर्क ने मुझे यह फॉर्म क्यों दिया लॉकर अप्लाई करने के लिए, जब इस बैंक में लॉकर है ही नहीं? ओफो! अरे, यहाँ बेसमेंट में लॉकर नहीं है, लॉकरों वाला कमरा ऊपर है। वह फिर संदिग्ध हो उठा। नीचे? नीचे कैसे पहुँच गए? मुझे यही बोला गया था। क्या कि लॉकर नीचे बेसमेंट में थे? हाँ। कौन बोला ऐसा? वो क्लर्क जिसने मेरे को ये फॉर्म दिया था। चलो। कहाँ? उस क्लर्क के पास। तुम मेरे साथ ऐसे पेश नहीं आ सकते। मैं फौजी अफसर हूँ, मेजर हूँ। दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए अपने पैरों पर खड़े हो, वरना मुझे हुक्म है किसी अजनबी को यहाँ देखते ही उसे शूट कर देने का। चलो। दोनों ऊपर मे आई हेल्प यू वाले केबिन के काउंटर पर पहुंचे। दत्ता साहब, गार्ड सख्ती से बोला, आपने इन्हें नीचे भेजा था? नीचे? क्लर्क सक पकाया। वॉल्ट में? हाँ। मैंने भेजा? हाँ। कौन कहता है? यही कहते हैं। अरे जनाब, क्लर्क विमल से मुखातिब हुआ, मैंने आपको वॉल्ट में जाने को कब कहा था? मुझे? विमल दिलेरी से बोला। नीचे को जाती सीढ़ियों के बारे में बोला था, तो और क्या कहा था? अरे, सीढ़ियों का हवाला मैंने लॉकर्स के डीलिंग असिस्टेंट की सीट आपको बताने के लिए दिया था। लो, मैं तो समझा था कि वो असिस्टेंट नीचे बैठता था और वहाँ लॉकर थे। आपको सुनाई पूरा देता है? व्हाट नॉनसेंस! कन्फ्यूजन तुम क्रिएट करते हो और मुझे बहरा बताते हो। खुद कोई बात ठीक से नहीं बोल सकते और कस्टमर में खामियां निकालते हो। कैसा बैंक है ये, जहाँ एक क्लर्क, एक सिविलियन, एक कस्टमर से, एक फौजी अफसर से डील करने की, कलाम करने की तमीज़ नहीं रखता? कौन है टॉप ऑफिसर यहाँ? कहाँ बैठता है? आई डिमांड दैट यू टेक मी टू हिम एंड देन स्पीक टू मी इन हिज प्रेजेंस। सर, शांत हो जाइए। व्हाट डू यू मीन शांत हो जाइए? तुम्हारा ये गार्ड कहता है ये मुझे देखते ही गोली मार सकता था। बड़ा चढ़ा के कहता है। लेकिन सर, यह बात फिर भी अपनी जगह स्टैंड करती है कि एक अनऑथराइज्ड पर्सन का नीचे वॉल्ट में जाना सख्त मना है। तो सीढ़ियों के दहाने पर ऐसा कोई नोटिस लगा होना चाहिए। मैं मैनेजर को बोलूँगा इस बाबत। वो तुम्हारा अपना मामला है। अभी ये बोलो, तुम्हारा ये ट्रिगर, हैप्पी गार्ड मेरा पीछा कब छोड़ेगा? जगत सिंह क्लर्क गार्ड से बोला। जो हुआ एक गलत फहमी के तहत हुआ। नहीं। अच्छा। गार्ड अनिश्चित भाव से बोला। हाँ, ये फौज के जिम्मेदार अफसर है, इरादतन कोई गलत नाजायज काम नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? नहीं। तो जो हुआ उसे भूल जाओ और जाओ अपनी ड्यूटी पर। अच्छी बात है। फिर भी शक की शिकायती निगाह से विमल को देखता गार्ड चला गया। आइए। पीछे क्लर्क अपनी कुर्सी से उठता बोला। मैं खुद आपको डीलिंग असिस्टेंट के पास छोड़कर आता हूँ।
जरूरत नहीं, विमल शुष्क स्वर में बोला। यानी इस बार सही जगह पर पहुंचेंगे? नहीं जी, यहाँ सही जगह कोई है ही नहीं, ये ब्रांच ही गलत है। ऐसी ब्रांच में मेरे को लॉकर नहीं लेना जहाँ की कदम रखते ही मेरी फजीहत की नौबत आई। सर आप, आई विल लुक आउट फॉर सम अदर बैंक, सम अदर ब्रांच। लेकिन सर, नो। विमल ने हाथ में थामे फॉर्म के 2 टुकड़े किए और उन्हें काउंटर पर डाल दिया। क्लर्क हकपकाया सा उसका मुंह देखने लगा। क्लर्क पर अपेक्षा भरी निगाह डालता विमल घूमा और बाहर की तरफ बढ़ा। अब उसका वहां कोई काम नहीं था। वो बैंक देखने आया था, उसका वॉल्ट देखने आया था, जो कि उसने देख लिया था। वो निकास द्वार से अभी कुछ कदम दूर था जबकि एक बुलंद अधिकारपूर्ण आवाज उसके कान में पड़ी। हॉल्ट। आवाज में ऐसी कोड़े जैसी फटकार थी कि विमल के शरीर में सिर से पांव तक सिहरन दौड़ गई। वो थमक कर खड़ा हुआ, सप्रयास आवाज की दिशा में वापस घूमा। परे एक पूरी तरह से सजा धजा ब्रिगेडियर खड़ा था जो अपलक उसे देख रहा था। विमल को अपना दिल जूते में पहुंचता महसूस हुआ। उसको करीब बुलाता शख्स फौज के टॉप ब्रांच का अंग था। क्या वो भाप गया था कि उसके सामने मौजूद मेजर नकली था? कम बैक हेयर। जरूरी यही बात थी। आखिरी क्षण पर पंगा हुआ जा रहा था, ऐसा कि उसके खिलाफ वो कुछ कर भी नहीं सकता था। भाग खड़ा होना हिमाकत होती। गेट पर राइफलधारी गार्ड खड़ा था और उस पर लगी लोहे की चैनल के दोनों पल्लों में एक तालाबंद जंजीर यूं पड़ी हुई थी कि पल्लों के बीच से रुककर तिरछा होकर ही पार निकला जा सकता था। वाहे गुरु सच्चे पातशाह, तू मेरा राखा सबनी थाई। भारी कदमों से चलता विमल आगे बढ़ा और ब्रिगेडियर के करीब पहुंचा। उसने ब्रिगेडियर को ठोक के सैल्यूट मारा। मेजर, ब्रिगेडियर दबंग आवाज में बोला। सर, अंदर से कांपता विमल तत्पर स्वर में बोला। पंजाब रेजिमेंट? यस सर। हाउ डू आई नो दैट यू आर अ मेजर? सर वो ये कंधों पर त्रिमूर्ति का एग्जैक्टली रैंक के साइन फौजी अफसर की शिनाख्त होते हैं। नो? यस सर। वर्दी पर लगा इंसिग्निया उसकी रेजिमेंट की शिनाख्त होता है। यस सर। उसकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए नेम प्लेट होती है जो कि वो वर्दी पर दाईं पॉकेट के ऊपर लगाता है। यस सर। कैसे कोई तुम्हें आइडेंटिफाई करेगा जबकि नेम प्लेट उल्टी लगी है? जी। चेक योर नेम प्लेट मेजर। विमल ने गर्दन झुकाकर वर्दी पर लगी नेम प्लेट को देखा। तौबा, उल्टी लगी थी। आई एम सॉरी सर। सीधी करो, स्ट्रेटन इट राइट नाउ। यस सर, राइट अवे सर। उसने कांपते हाथों से नेम प्लेट की पीठ पर लगा सेफ्टी पिन खोला और प्लेट का रुख बदलकर उसे वापस यथास्थान लगाया। दैट्स मोर लाइक इट। ब्रिगेडियर के स्वर में नम्रता आई। नाउ आई कैन नो विदाउट योर टेलिंग दैट यू आर मेजर विमल कुमार। नो? यस सर। एंड आई विल बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर सर। यस, बी सो। गेट अलॉन्ग मेजर। विमल ने चैन की मील लंबी सांस ली। उसने ब्रिगेडियर को सल्यूट मारा, अबाउट टर्न किया और यूं मार्च करता वहां से रुखसत हुआ जैसे कि छावनी में हो। मायाराम ने रेलगाड़ी का पूरा चक्कर लगाया। जिस छोटे से डिब्बे में उसे कर्नैल सिंह बैठा दिखाई दिया वह एकदम खाली था। उसमें कर्नैल सिंह के अलावा और कोई सवारी नहीं थी। कर्नैल सिंह चौकड़ी लगाए बैठा उर्दू का अखबार पढ़ रहा था। मायाराम धीरे से खांसा। कर्नैल सिंह ने सिर उठाया। उसने मायाराम को देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने यूं उसकी ओर एक सरसरी निगाह डाली जैसे मायाराम के आर पार देख रहा हो और फिर अखबार पर गर्दन झुका दी। मायाराम खिड़की से परे हट गया। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा सिग्नल होने की प्रतीक्षा करने लगा। पिछली रात को उसने कर्नैल सिंह को फोन करके सूचना दी थी कि उसने सत्यपाल गुप्ता के पास उसके नाम से 90,000 रुपये जमा करवा कर उससे रसीद हासिल कर ली थी। उत्तर में कर्नैल सिंह ने इतना ही कहा था कि वह कल सुबह की गाड़ी से अपने एक दोस्त से मिलने बटाला जा रहा था और संबंध विच्छेद कर दिया था। मायाराम गाड़ी के वक्त रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था। उस रोज रविवार था, शायद इसलिए उस खड़खड़ सी सवारी गाड़ी में कोई मुसाफिर दिखाई नहीं दे रहा था। वह गाड़ी पठानकोट तक जाती थी और अधिकतर उसमें रोज सफर करने वाली सवारियां ही होती थी जो कि उस रोज छुट्टी होने की वजह से नदारद थी। सिग्नल हरा हुआ। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। गाड़ी यूं थकी हारी सी आगे सर की
जैसे चलना ना चाहती हो। गाड़ी चलने तक कर्नैल सिंह वाले डिब्बे में कोई सवारी न चढ़ी। गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी तो मायाराम लपक कर उस डिब्बे में चढ़ गया। कर्नैल सिंह ने यूं उसकी ओर देखा जैसे वह कोई अवांछित व्यक्ति हो। उसने अखबार लपेटकर एक ओर रख दिया। लानत है, मायाराम धम से उसके बगल में बैठता बोला। क्या बेहुदा जगह चुनी है मुलाकात के लिए? यही जगह ठीक है, कर्नैल सिंह शुष्क स्वर में बोला। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के आसपास भी देखे। अगर यह डिब्बा खाली ना मिलता तो? क्यों ना मिलता? मुझे पहले से मालूम है कि छुट्टी वाले दिन यह गाड़ी लगभग खाली जाती है। फिर भी सारी गाड़ी खाली तो नहीं है। जो सवारियां और डिब्बों में हैं वो इसमें हो सकती थी। होती तो वेर का कत्थू नंगल तक उतर जाती, न उतरती तो इस डिब्बे से मैं उतर जाता। अच्छा बादशाह हो, मायाराम असहाय भाव से बोला। तुसी खुश रहो। रसीद निकालो। मायाराम ने रसीद निकालकर उसे थमा दी। मैं सत्यपाल गुप्ता के हस्ताक्षर पहचानता हूँ, कर्नैल सिंह बोला। वह बड़े गौर से रसीद का निरीक्षण करने लगा। अंत में उसने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाते हुए रसीद तय की और उसे अपनी बास्केट के भीतरी जेब में रख लिया। ठीक है? मायाराम ने पूछा। हाँ, कर्नैल सिंह बोला। तो फिर कहानी शुरू करो। सुनो, कर्नैल सिंह बेहद गंभीर स्वर में बोला। मैं सारी कहानी एक ही बार कहूँगा। कोई शंका हो तो हाथ के हाथ उसका समाधान कर लेना। कोई बात याद न रह सकने वाली लगे तो उसे नोट कर लेना। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं तुमसे कतई कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना। कभी मुझे रास्ते में कहीं रोकने की कोशिश मत करना। तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं बिना तुम्हारा लिहाज किए तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। मुझे यह भी बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे से हासिल जानकारी को तुम कब किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो, और मुझसे किसी अतिरिक्त मदद की भी उम्मीद न रखना। अगर तुमने मेरी ड्यूटी के दौरान बैंक पर धावा बोलने की कोशिश की तो मैं बिना तुम पर रहम खाए या तुम्हारा कोई भी लिहाज किए अपनी ड्यूटी भुगताऊंगा। और तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरी ड्यूटी क्या है। मैं तुम्हारा सहयोगी नहीं। मैं तुम्हारी करतूतों में तुम्हारा कोई हिस्सेदार नहीं। इसलिए तुम मुझसे कोई ऐसी फिल्मी उम्मीद मत रखना कि तुम मुझसे कोई चाबी वगैरह हासिल कर लोगे या मुझे इस बात के लिए तैयार कर लोगे कि अलार्म मैं काट दूं या तुम्हें वहां देखकर मैं तुम पर गोली ना चलाऊं। ऐसी कोई उम्मीद करना बेकार होगा। अच्छा। कर्नैल सिंह ने अपनी बास्केट की भीतरी जेब में से एक लंबा लिफाफा निकाला। उस लिफाफे में से उसने बड़ी सावधानी से एक बदरंग सा कागज निकाला और उसे मायाराम की गोद में डाल दिया। मायाराम ने कागज उठाकर बड़ी सावधानी से उसकी तह खोली और उसे अपनी गोद में बिछा लिया। उस कागज पर कई आड़ी तिरछी लकीरें खींची हुई थी। मायाराम को जल्दी ही समझ आने लगा कि वह मेहता हाउस का विस्तृत नक्शा था। उसमें सामने, पीछे और आसपास की सड़कें, मुख्य द्वार, विशाल कंपाउंड, खिड़कियों तथा दरवाजों की स्थिति तथा हर फ्लोर का पूरा प्लान अंकित था और संबद्ध फासले भी फुटों और इंचों में अंकित थे। जहां जहां ए लिखा दिखाई दे रहा है, कर्नैल सिंह बोला, उन तमाम जगहों पर अलार्म की घंटियां हैं। कुल 4 घंटियां हैं जो इमारत के चारों कोनों पर सड़क से 30 फुट ऊपर लगी हुई हैं। एक घंटी और है जो वॉल्ट के दरवाजे से संबंधित है और इमारत में नहीं बल्कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर बजती है। सिक्योरिटी स्टाफ के कम से कम 6 आदमी हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं, दोपहर के 12 बजे भी। इमारत में दाखिल होने के कई रास्ते हैं, लेकिन वॉल्ट तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है और वह है बेसमेंट को जाती सीढ़ियाँ। इमारत की बत्तियाँ 24 घंटे जली रहती हैं। बेसमेंट तहखाना में जहाँ सीढ़ियाँ खत्म होती हैं, वहाँ से वॉल्ट 60 फुट दूर है। वॉल्ट की दीवारें और छत स्टील की छड़ों पर मणी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की हैं और उनके भीतर इस्पात की मोटी परत चढ़ी हुई है। इसलिए ड्रिल द्वारा छत या दीवारों में छेद कर पाना असंभव है। वॉल्ट के भीतर घुसने के दरवाजे के अलावा कोई रास्ता संभव नहीं, लेकिन शायद तुम्हारी निगाह में कोई रास्ता हो। मायाराम गौर से एक एक शब्द सुनता रहा। कर्नैल सिंह कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, गार्ड सबके सब सशस्त्र नहीं हैं, लेकिन रात की ड्यूटी के गार्डों में कम से कम 3 गार्ड हमेशा सशस्त्र होते हैं। सशस्त्र गार्ड सभी अच्छे निशानेबाज हैं और आदतन बेरहम हैं। छोड़ो, रात के इंतजाम के बारे में बताओ। अच्छा,
आमतौर पर 5 बजे वॉल्ट बंद हो जाता है और 7 बजे तक बैंक बंद हो जाता है। बंद होने के वक्त सारी इमारत चेक की जाती है और तमाम दरवाजों पर दोहरे ताले डाल दिए जाते हैं। रात को इमारत के भीतर कोई नहीं रहता। गार्डों की ड्यूटी बाहर ही होती है और बैंक बंद होते ही इमारत के इर्द गिर्द बड़ी मुस्तैदी से गश्त शुरू हो जाती है। दोहरे तालों से क्या मतलब है तुम्हारा? इमारत के जितने बाहरी दरवाजे हैं उन पर दो दो ताले लगते हैं। एक एक चाबी सिक्योरिटी इंचार्ज के पास रहती है और दूसरी बैंक के एक उच्च अधिकारी के पास। कोई भी दरवाजा खोलने के लिए दोनों चाबियां होना जरूरी होता है और चाबी रखने वाला बैंक का अधिकारी रोज बदल दिया जाता है। उन तालों की एक्स्ट्रा चाबियां बैंक की 2 अन्य ब्रांचों में जमा रहती हैं, यानी कि उन चाबियों को हासिल करने के लिए तुम्हें 2 विभिन्न बैंकों पर हल्ला बोलना पड़ेगा। अगर तुम सिक्योरिटी इंचार्ज पर हल्ला बोलकर एक चाबी हासिल कर भी लोगे तो दूसरी चाबी हासिल करना असंभव होगा, क्योंकि तुम यह तक नहीं मालूम कर पाओगे कि फला रोज चाबी बैंक के कौन से अधिकारी के अधिकार में होगी। दूसरी चाबी बैंक का कौन सा अधिकारी रखेगा, इसका फैसला अधिकारियों द्वारा बैंक बंद होने से केवल 5 मिनट पहले किया जाता है। इसलिए एडवांस में यह जान पाना असंभव है कि किस दिन चाबी किस बैंक अधिकारी को सौंपी जाएगी। यह बात सिक्योरिटी इंचार्ज को भी नहीं मालूम होती कि चाबी किस अधिकारी के पास होगी। यह बात उसे तभी मालूम होती है जब वह अधिकारी सुबह बैंक खोलने के लिए चाबी के साथ वहां प्रकट होता है। ताले कैसे हैं? निहायत मजबूत, विलायती, बाहर से बनकर आते हैं, कोई 9 लीवर से कम नहीं। आगे बढ़ो। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बैंक बंद हो जाने के बाद इमारत के भीतर कोई नहीं ठहरता, इसलिए किसी को डरा धमकाकर बहला फुसलाकर दरवाजा खोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इमारत में जितनी भी खिड़कियां दरवाजे हैं सब पर अलार्म की व्यवस्था है। घंटियां मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि जमीन से 30 फुट ऊपर हैं, इसलिए पहुंच से परे हैं। वॉल्ट का दरवाजा 5 टन वजन का है और 2.5 फुट मोटा है। दरवाजे पर डायल वाला ताला लगा हुआ है। दरवाजे को खोलने बंद करने के लिए नंबर घुमाना पड़ता है, जो कि कोई एक ही पूर्व निर्धारित नंबर नहीं है। रात को ताला बंद करने के लिए डायल पर जो नंबर घुमाया जाता है, सुबह वही ताला खोलने के लिए भी घुमाया जाना जरूरी है। इस प्रकार ताले के कॉम्बिनेशन नंबर को रोज बदला जा सकता है। नंबर रोज बदला जाता भी है? मुझे नहीं मालूम। ये बातें बैंक के उच्च अधिकारी ही निश्चित करते हैं। आमतौर पर जो अधिकारी वॉल्ट बंद करता है उसे प्रवेश द्वार की चाबी नहीं दी जाती। जिसे चाबी दी जाती है उसे वॉल्ट बंद करने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। इसे हमेशा एक सामूहिक जिम्मेदारी का काम बनाकर किया जाता है। आगे, वॉल्ट का जो अलार्म पुलिस स्टेशन पर बजता है उसकी तार पुलिस स्टेशन पर लगी घंटी तक PNT की अंडरग्राउंड केबल में से प्राप्त की गई है। मैंने नक्शे पर उस केबल का पूरा रूट लाल पेंसिल से अंकित कर दिया है और केबल के उस पेयर का कलर कोड भी लिख दिया है जो घंटी से संबंधित है। दिन में तो बैंक वालों को ही वॉल्ट खोलना पड़ता है, इसलिए उस घंटी को बंद करने का और दोबारा चालू करने का कोई स्विच भी होगा? है। कर्नल सिंह तनिक हंसा, लेकिन वह स्विच वॉल्ट के भीतर लगा हुआ है। यह कैसे हो सकता है? वॉल्ट का दरवाजा रात को बंद हो जाने के बाद सुबह दरवाजा खोलने से पहले उस स्विच को बंद कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जब सुबह 10 बजे वॉल्ट खोला जाता है तो पुलिस स्टेशन पर घंटी बजने लगती है। इसलिए रोज सुबह निर्धारित समय पर वॉल्ट खोलने से पहले पुलिस स्टेशन पर टेलीफोन करके सूचित किया जाता है कि वॉल्ट खोला जाने वाला है, इसलिए खतरे की घंटी पर ध्यान न दिया जाए। ओह, और शनिवार को बैंक 3 बजे बंद हो जाता है और फिर सोमवार सुबह 10 बजे के करीब, यानी कि 43 घंटे के बाद खुलता है। इमारत के बाहर की गश्त अंधकार होते ही शुरू हो जाती है और सुबह सूरज चढ़ने तक चलती है। कंपाउंड के भीतर फाटक के पास एक बड़ा कमरा है जिसमें सिक्योरिटी चीफ का दफ्तर है और उन गार्डों के बैठने के लिए स्थान है जिनकी गश्त की ड्यूटी नहीं होती। गश्त के लिए एक वक्त में कम से कम 4 गार्ड की ड्यूटी लगती है और उन्हें 6 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता है। गश्त में किसी लापरवाही या ढील की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि वह बड़ी मुस्तैदी से की जाती है। गार्डों की पगार बहुत बढ़िया है और सब आदतन जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और आदतन ईमानदार आदमी हैं, सिवाय तुम्हारे। मायाराम के मुंह से अपने आप ही निकल गया। कर्नल सिंह ने कहर भरी निगाहों से उसकी ओर देखा।
फिर बड़ी मुश्किल से अपने स्वयं पर काबू पाया और बोला, मतलब की बात सुनो, ज़्यादा उस्ताद बनने की कोशिश मत करो। अच्छा अच्छा। सिक्योरिटी चीफ के ऑफिस में भी अलार्म का बटन है जो वॉल्ट के अलार्म से संबंधित है। वहाँ रात को कम से कम एक आदमी की ड्यूटी ज़रूर रहती है। गश्त की ड्यूटी पर लगे गार्डों को निर्धारित समय पर बाहर से एक घंटी बजानी पड़ती है, जिससे भीतर बैठे आदमी को मालूम होता रहता है कि गश्त चल रही है और अभी एक चक्कर समाप्त हुआ है। उस आदमी को कड़ा निर्देश है कि अगर घंटी ना बजे तो वह बाहर निकलकर तफ्तीश करने से पहले वॉल्ट से संबंधित घंटी का बटन दबा दे, ताकि पुलिस स्टेशन पर अलार्म खड़क जाए। कहने का मतलब यह है कि गश्त पर लगे गार्ड पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार में कर लेने से भी तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। आगे बढ़ो, और स्टेशन आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी जबड़ा चलाओ। मैंने तुमसे थोड़ी बहुत नहीं, पूरी 90,000 की जानकारी हासिल करनी है। 90,000 के काबिल तो गश्त वाले गार्ड का टाइम टेबल ही है। वही बताओ। बैंक बंद होने के बाद पहली गश्त 23 मिनट बाद आरंभ होती है, इससे अगली 24 मिनट बाद और उससे अगली 53 मिनट बाद। उसके बाद आधे घंटे के अंतर के बाद इस तरतीब को उल्टा दोहराया जाता है, अर्थात चौथी गश्त 53 मिनट बाद, पांचवी 24 मिनट बाद और छठी 23 मिनट बाद। उसके बाद पहले वाली तरतीब फिर दोहराई जाती है। यह सिलसिला सूरज निकलने तक चलता रहता है। हर गश्त के अंत में एक बार मुख्य द्वार को चेक किया जाता है। मुख्य द्वार में एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन विंडो है, जिसमें आंख लगाकर बैंक के भीतर हॉल में झांका जा सकता है। मैंने पहले ही बताया है कि बैंक के भीतर के हॉल की बत्तियां नहीं बुझाई जाती। उस विंडो से नीचे बेसमेंट की ओर जाती सीढ़ियां साफ दिखाई देती हैं और वॉल्ट तक पहुंचने का वही एक इकलौता रास्ता है। गश्त के लिए तमाम टाइम मैंने इस नक्शे के पीछे नोट कर दिए हैं। बेसमेंट में और क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ वॉल्ट है। बेसमेंट में ताज़ा हवा कहाँ से आती है? वहाँ एयर कंडीशनिंग का डक्ट लगा हुआ है, लेकिन अगर तुम समझ रहे हो कि उस डक्ट के रास्ते से बेसमेंट में पहुंचा जा सकता है तो यह ख्याल छोड़ दो, यह नामुमकिन है। वह बोला और गौर से नक्शे का अध्ययन करने लगा। करनैल सिंह खामोश उसके बगल में बैठा रहा। गाड़ी वेरका के स्टेशन पर आकर रुकी। मायाराम ने नक्शा लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। दो भिखारी ने डिब्बे में दाखिल हुई और उनसे परे दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गई। मायाराम ने एक सिगरेट सुलगा लिया। करनैल सिंह ने बुरा सा मुंह बनाया तो मायाराम उसकी बगल से उठकर खिड़की के पास चला गया और धुआं बाहर फेंकने लगा। गाड़ी चली। उसके आउटर सिग्नल पार करने के बाद मायाराम ने नक्शा फिर निकाला और उसे अपने सामने फैला लिया। वह बड़े गौर से नक्शे का अध्ययन करने लगा। उसने जेब से एक कागज और पेंसिल निकाली और नक्शे के संदर्भ से कागज पर कुछ हिसाब किताब लगाने लगा। वह चाहता था कि अगर उसके मन में कोई शंका पैदा हो तो उसका समाधान तभी करनैल सिंह के सामने ही हो जाए। करनैल सिंह बड़ा अक्खड़ आदमी था। उसकी इस बात को गंभीरता के साथ लेना जरूरी था कि भविष्य में वह मायाराम से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। बाद में फिर संपर्क स्थापित करने की कोशिश करने पर वह बखेड़ा खड़ा कर सकता था। उसका ध्यान वॉल्ट के दरवाजे की ओर गया। 2.5 फुट मोटा दरवाजा। उसका मुंह सूखने लगा। वह डींग ही हाँक रहा था या वह वाकई उसे खोल सकता था? दरवाजे को बारूद लगाकर उड़ाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। पूरा दरवाजा बारूद से उड़ाने के लिए इतना बारूद लगाना पड़ता कि वॉल्ट के साथ साथ पूरी इमारत उड़ जाती और इमारत के भीतर मौजूद लोगों का तिनका तिनका बिखर जाता। नहीं, उसे खोलने का एक ही तरीका था, वही जो उसने शुरुआत में सोचा था। दरवाजे को गलाकर ही खोला जा सकता था, लेकिन 30 इंच मोटी पक्के लोहे की परत को गलाकर उसमें छेद करना भी कोई मामूली काम नहीं था। उसने कागज पर हिसाब लगाया। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि 30 इंच मोटे उस दरवाजे को अगर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड की लपट से गलाने की कोशिश की जाए तो दरवाजे में भीतर घुसने लायक छेद कर पाने के लिए कम से कम 5-6 घंटे के समय की जरूरत थी। इतना भीषण ताप न केवल दरवाजे को गला देता बल्कि वॉल्ट के वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को भी जला डालता। इसका मतलब था कि ढंग से सांस ले पाने के लिए वहां ऑक्सीजन ले जाना भी जरूरी था। गलने के बाद दरवाजा अंगारे की तरह दहक जाता। उसके ठंडा होने के लिए भी
काफी इंतजार करना पड़ सकता था। उसने अनुभव किया कि गाड़ी की रफ्तार धीमी होने लगी थी। उसने नक्शे को सावधानी से तय किया और जेब में रख लिया। कागज को उसने पुर्जा पुर्जा करके खिड़की से बाहर उड़ा दिया। गाड़ी कत्थू नंगल के स्टेशन पर आकर रुकी। मायाराम अपने स्थान से उठा और बिना करनैल सिंह पर दृष्टिपात किए गाड़ी से उतर गया। स्टेशन के समीप ही मुख्य सड़क थी। वहां पहुंचकर उसने अमृतसर की बस पकड़ ली। मोटर गैराज के एक कोने में एक लकड़ी का चरमराता हुआ खोखा बना हुआ था जो ऑफिस का काम देता था। मेज के पीछे वही न समझ में आने वाले कपड़े की तंग पहुंचे की पतलून, ट्वीड का कोट और मफलर वाला आदमी बैठा था जो विमल को सदा अपने पीछे लगा दिखाई देता था। मायाराम ने विमल से उसका परिचय गुरांदिता के नाम से करवाया था, यानी कि उसका ख्याल सही निकला था। लाभ सिंह मटर पनीर चुपचाप ऊपर नीचे रखे 2 टायरों पर बैठा हुआ था। विमल को लग रहा था कि वह पहले ही 1-2 पैक चढ़ाए हुए था। एक बार उसने पहलू बदला तो कमर से उसका कुर्ता थोड़ा सा सरक गया। तब विमल को तहमद में खुली विस्की की बोतल की एक झलक मिली। करमचंद गंभीर मुद्रा बनाए गुरांदिता की बगल में एक स्टूल पर बैठ गया। विमल एक बस की लंबी सीट को मेज तक सरकाकर उसके किनारे पर बैठा हुआ था। ऑफिस में 2 ही खस्ता हाल कुर्सियां थी, जिनमें से एक पर गुरांदिता पहले से बैठा था और दूसरी पर मायाराम बावा बैठा हुआ था। मेज पर करनैल सिंह का दिया नक्शा फैला हुआ था। तुमने पुलिस स्टेशन वाले अलार्म की तार को समझ लिया? मायाराम करमचंद से संबोधित हुआ। हाँ, करमचंद ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। काम कर सकते हो? यह भी कोई कहने की बात है? करमचंद हैरानी से बोला। और मुझे आता क्या है? वदिया। इस नक्शे से मालूम होता है कि बैंक के वॉल्ट से चली तार जहां P&T की अंडरग्राउंड केबल से आकर मिलती है, वह स्थान मेहता हाउस के कंपाउंड के भीतर ही है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन पर जहां वह तार निकलती है, वह जगह पुलिस स्टेशन की हद के भीतर है और आगे भी वह लोहे के पाइप में गई है। कहने का मतलब यह है कि तार को उसके सिरों पर नहीं काटा जा सकता, जो कि अगर किया जा सकता होता तो निहायत आसान काम होता। इस काम को अब तनिक कठिन तरीके से करना होगा, यानी कि केबल को जमीन में से खोदकर बाहर निकालना होगा। लॉरेंस रोड टेलीफोन का एक चलता रूट है, इसलिए वह केबल कम से कम 100 पेयर की होगी। उन 100 पेयरों में से वह पेयर छांट कर काटना होगा, जो कि हमें करनैल सिंह ने बताया है, और फिर केबल की मरम्मत करके उसे यथापूर्व दफनाना होगा। और यह काम खुलेआम करना होगा। हाँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेलीफोन की केबल अक्सर खराब हो जाती है। तुमने डाक तार के कर्मचारियों को अक्सर सड़क पर कहीं तंबू लगाए केबल खोदकर उसकी मरम्मत का काम करते देखा होगा। क्या कभी उनकी ओर ध्यान दिया तुमने? नहीं, मायाराम बोला। कोई भी नहीं देता, लेकिन डाक तार का कोई अधिकारी तो इस ओर ध्यान दे सकता है। मुझे उम्मीद नहीं। बड़े शहरों में केबल रिपेयर का काम एक आम बात है। वह कभी नहीं सोच पाएगा कि केबल बिगड़ी नहीं है और काम में लगे लोग डाक तार विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। मायाराम बोला। उसकी आवाज से लग रहा था कि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। वह मत पालो उस्ताद जी, करमचंद आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। यह मेरा काम है, इसे तुम मुझ पर ही छोड़ा रहने दो। चंगा, लेकिन मेरे लिए सामान का इंतजाम एडवांस में करना होगा। क्या क्या सामान? एक तंबू, खुदाई का सामान, लेड स्लीव, बिच्चूमन कंपाउंड, पेपर स्लीव, कुछ औजार, मेगर वगैरह। सब इंतजाम हो जाएगा, गुरांदिता बोला। काम कब करोगे? मायाराम ने पूछा। दिन दहाड़े? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।